नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र में 5 ऐसे अशुभ योगों की चर्चा की गई है। अगर ये अशुभ योग आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान है तो आपको किस प्रकार के जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस दोष के निवारण हेतु आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और ग्रहों की किस स्थिति के कारण इस प्रकार के दोष जो है जन्म पत्रिका में उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा और आप यह भी देख लीजिएगा कि कहीं आपकी भी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के दोष तो नहीं हो रहे हैं, और अगर इस प्रकार के दोष यानी योग बन रहे हैं तो उसका किस प्रकार से समाधान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अशुभ योगों में सबसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, यह बताया गया है ग्रहण योग। जी हाँ, जब भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु या केतु विराजमान हो जाता है, राहु या केतु, जी हाँ, कहीं भी ये प्रथम हाउस यानी पहले घर से लेकर के पूरे द्वादश स्थान पे कहीं भी चंद्रमा के साथ या तो राहु या चंद्रमा के साथ या तो केतु विराजमान हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में चंद्र ग्रहण का योग बनता है। ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि आपकी माता के द्वारा आपको कष्ट उत्पन्न होता है, आपकी माता के सुख में भी कमी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। चंद्रमा संपत्ति से रिलेटेड कारक होता है, तो आपके जीवन में संपत्ति विवाद या वास्तविक घर से आप दूर रहते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मानसिक पीड़ा, अस्थिरताएं और परेशानियां कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। यह होता है चंद्रमा राहु या चंद्रमा का केतु के साथ युति होने पे। दूसरा योग के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, अगर पूरी जन्म पत्रिका में पहले घर से लेकर के पहले घर से द्वितीय घर से तृतीय घर से लेकर के द्वादश यानी 12वें घर तक अगर सूर्य के साथ राहु या फिर केतु बैठ जाता है तो जीवन में सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, या तो सूर्य के साथ जो है, या तो सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या सूर्य के साथ कहीं भी केतु बैठ जाए तो आपके जीवन में जो है सूर्य ग्रहण बन जाता है। जब सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बनता है तो आपके जीवन में आपके पिता से हमेशा आपको मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न रहेंगी, आपका हड्डी कमजोर रहेगा, ब्रेन संबंधित किसी न तो किसी प्रकार का पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, हेयर फॉल की समस्याएं हो जाएंगी, आपकी थिंकिंग और आपके पिता की थिंकिंग कभी भी मैच नहीं करेगा। यानी अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के अशुभ योग की उत्पत्ति हो रही है तो आप अपने जीवन में हमेशा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया कीजिए। एकादशी का व्रत या फिर रविवार का व्रत जो है आप हमेशा किया कीजिए, और साथ में जो है हमेशा सूर्य को जल दिया कीजिए, और रविवार के दिन आप रोड़ी का लाल तिलक अवश्य लगाया कीजिए, क्योंकि ये अशुभ योग मनुष्य के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। अगर मैं दूसरे योग की चर्चा करना चाहूं तो दूसरा योग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं वैधव्या या फिर विधवा या फिर दाम्पत्य जीवन खराब होने का योग। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मैं ये नहीं कहता कि इसमें मैंने दाम्पत्य विधवा योग लिख दिया है या दाम्पत्य जीवन खराब होने का योग लिख दिया है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे आपको यह बताना चाहूँगा कि इस योग में बहुत हद तक मनुष्य के जीवन में वैवाहिक जीवन फाइनली खराब हो जाता है, या डाइवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या फिर वैवाहिक जीवन जीवन भर खराब रहता है। इसमें ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि जब भी आपको समझना होगा, जब भी जन्म पत्रिका में जो है आपके सप्तमेश कमजोर होंगे या सूर्य की दृष्टि 7वें घर पे होगा तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में इस प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। यानी 7वें घर में आपका राहु के साथ शनि विराजमान हो। देखिए, ये पहला घर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां होता है। ठीक है, ये तो मैंने पिछले बार में भी आपको बता दिया है। यानी जब भी पत्रिका में 7वें हाउस में राहु या शनि विराजमान हो, या फिर जो है शनि या केतु विराजमान हो, या फिर सिर्फ राहु या फिर सिर्फ शनि या फिर सिर्फ केतु बैठ जाए तो इस योग का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर 7वें घर में सूर्य विराजमान हो जाए, सूर्य के साथ केतु विराजमान हो जाए, या राहु विराजमान हो जाए, या शनि विराजमान हो जाए तो यह योग बनता है। इसके अलावा अगर 7वें घर पे मान के चलिए सूर्य की दृष्टि अगर उत्पन्न होती है, या फिर 10वें घर पे शनि की दृष्टि उत्पन्न होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि उत्पन्न होती है, या 7वें घर पे राहु यहाँ पे विराजमान होकर के दृष्टि डालता है,
या फिर पंचम हाउस में शनि विराजमान हो जाता है और तीसरी दृष्टि यहां पे डालता है, तो आपके जीवन में भी इस प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपका दाम्पत्य जीवन खराब रहता है, पति या पत्नी सुख से आप विमुख भी हो सकते हैं और विवाह भी बहुत देर से होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह योग बहुत ही अशुभ और आकारक योग बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं तो आप अपने जीवन में स्त्रियां हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अब पुरुष जो है हमेशा जो है श्री सूक्तम का पाठ किया करें, तो इस योग के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। अगर तीसरा मैं चर्चा करना चाहूं तो तीसरा जो है दरिद्र योग। जी हाँ, दरिद्र योग का चर्चा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। दरिद्र योग का अर्थ यह होता है, कुंडली का यह जो होता है ये 11वां हाउस होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया पहला से लेकर के पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 11वां, तो ये एकादश भाव यानी 11वां भाव होता है। अगर 11वें भाव का मालिक, सपोज डेट मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी 11वें भाव का मालिक त्रिक स्थान, त्रिक स्थान किसको कहते हैं? छठे स्थान को, 8वें स्थान को और द्वादश स्थान को। इस स्थान को जो है त्रिक स्थान कहा जाता है और ये स्थान जो होता है ये केंद्र होता है, ये दोनों त्रिकोण होता है। ये तो आपको जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया ही है। तो देखिए, जब भी एकादश स्थान का मालिक छठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाता है तो दरिद्र योग बनता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस प्रकार से दे सकता हूं। मान लीजिए जन्म पत्रिका जो है सिंह लगन की है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मान करके चलिए कि 3 नंबर आपका 11वें घर का आया। 3 नंबर के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। अगर बुध छठे घर में बैठ जाता है, 8वें घर पे बैठ जाता है या द्वादश घर पे बैठ जाता है यहां पे, तो आपके जीवन में जो है क्या बन जाएगा? दरिद्र योग। ऐसे योग में आप अपने जीवन में धन तो बहुत कमा लीजिएगा लेकिन उसका टिकाव नहीं हो पाएगा। जीवन में हमेशा घरेलू स्थितियां अस्थिर रहेंगी, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे ही रहेगा। इसके अलावा अपने घर से दूर भी रहिएगा और बहुत ही मेंटली टेंशन में भी रहिएगा और जीवन के अंतिम पड़ाव में कर्ज की स्थितियां बढ़नी चालू हो जाती हैं। जनरली इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति 25 उम्र से लेकर के 35 वर्ष की उम्र तक बहुत सक्सेस करते हैं, बाद में कर्जदार होने लगते हैं। ऐसे योग के प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो पैसे को सेव करके रखना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे चौथे महत्वपूर्ण अशुभ योग को, जिसका नाम है चंडाल योग। जी हाँ दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म पत्रिका में कहीं पे भी गुरु के साथ राहु बैठ जाए या गुरु के साथ केतु बैठ जाए या फिर गुरु यहाँ पे अगर विराजमान है और इसके अलावा जो है यहाँ पे शनि या राहु या केतु अगर विराजमान हो जाए तो ये 7वीं दृष्टि से जो डायरेक्ट बृहस्पति को देखेगा। जी हाँ, अगर गुरु यहाँ बैठ जाता है तो और राहु यहाँ विराजमान हो जाता है तो भी ये 7वीं दृष्टि से जो है डायरेक्ट जो है वो किसको देखेगा? डायरेक्ट जो है बृहस्पति को देखेगा। या फिर यहाँ पे अगर केतु बैठ जाता है तो भी ये डायरेक्ट जो है 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को ही देखेगा। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? या तो गुरु के साथ राहु केतु बैठ जाए या फिर गुरु के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो इंसान के जीवन में जो है चंडाल योग बन जाता है। ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? पिता का सुख बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को शिक्षा, व्यक्ति को जो है धन, चरित्र से संबंधित, बड़े लोगों से अपमान से रिलेटेड, अपने गुरुओं के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलना और साथ में व्यक्ति सांस के संबंधित बीमारियों से और शुगर से रिलेटेड बीमारियों से भी परेशान हो जाता है। यह चंडाल योग जो होता है मनुष्य के जीवन में बहुत अशुभ और जीवन में मनुष्य के जीवन में बहुत आकारात्मक फल देता है, शुभ कारात्मक फल नहीं देता है। इसके प्रभाव को ठीक करने के लिए हमेशा अपने जीवन में कैरेक्टर को ठीक रखना चाहिए, अपने गुरुजनों से हमेशा अच्छा संपर्क करना चाहिए और साथ में जो है केसर, हल्दी और चंदन का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। और अगर आपकी पत्रिका में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 5वां अशुभ योग कौन सा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। जी हाँ, जिसका नाम है अल्पायु योग। जी हाँ दर्शकों,
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त होकर के छठे, आठवें या 12वें घर पे बैठ जाए तो अल्पायु योग बनता है। त्रिक स्थान किसको बोलते हैं? छठे को, आठवें को और 12वें को। इस स्थान को त्रिक स्थान कहा जाता है। और यहां पे अगर आपका कुंडली में राहु के साथ शनि या फिर केतु विराजमान हो जाए, सेम चीज अगर यहां पे हो जाए या सेम चीज यहां पे हो जाए, तो आपकी कुंडली में अल्पायु योग की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? कि या फिर लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जी हां, या फिर लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जी हां, अगर यहां पे मान लीजिए कि शनि अगर आपका विराजमान हो जाता है, केतु विराजमान हो जाता है और अगर राहु विराजमान हो जाता है, तो यह 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। अगर राहु यहां पे विराजमान हो जाता है तो भी 9वीं दृष्टि से यह लग्न को देखेगा। अगर राहु या केतु यहां पे विराजमान हो जाता है तो भी ये 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। या फिर जो है शनि अगर यहां विराजमान हो जाता है तो भी ये जो है 3री दृष्टि से लग्न को देखेगा। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में अल्पायु योग बनता है। हालांकि इसके पीछे एक ज्योतिष सूत्र यह भी है कि अगर अष्टमेश भी कहीं कमजोर हो जाए, सपोज डेट मान के चलिए 8वें घर का मालिक अगर बुध है और वो द्वादश में बैठा हुआ है, या राहु किसके ऊपर दृष्टि या केतु की दृष्टि है, तो अल्पायु योग ज्यादा जो है अशुभ माना जाता है। अगर आपकी भी पत्रिका में इस प्रकार के योग है तो आप अपने जीवन में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मृत्युंजय मंत्र का हमेशा जो है आप जाप कराया कीजिए और बुरे कर्मों से हमेशा बच करके रहिए। कभी भी जीवन में किसी के सिक्योरिटी वगैरह मत लिया कीजिए और अशुभ कार्यों से बच करके रहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया ज्योतिष शास्त्र में बताए गए 5 ऐसे अशुभ योग जो आपकी जन्म पत्रिका में होते हैं तो आपके जीवन में कष्ट, परेशानी और अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं। और आज मैंने योग के साथ में उपाय भी बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।